आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा छात्राओं के लिए खुशखबरी, कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार का बड़ा ऐलान, अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए इस राज्य में आदिवासियों को मिलेगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए जरूर और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब इस राज्य में बिना प्रमोशन के नहीं होना पड़ेगा रिटायर, सरकार ने नियमों में क्या है बदलाव, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में सरकार दे रही है यूपीएससी और जेईई और नीट एग्जाम की मुफ्त कोचिंग, इस खबर को भी जाने के पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर आम आदमी के लिए कुछ नई योजनाओं की शुरुआत यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाता वालों को लिए एक अच्छी खबर है। अगर आपका भी यहाँ पर आप भी अगर बैंक से लोन वगैरह लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक नई स्कीम आई है, वो भी बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे कि करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में पटाखों पर लगी रोक सरकार ने हटाई, दिवाली पर 2 घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पटाखों पर बैन के मामले में यू टर्न लिया है। यहाँ एनसीआर कुछ क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में दीपावली पर 2 घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सरकार की ओर से प्रदान की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक क्रिसमस और नव वर्ष पर भी रात्रि 11:55 से 12:30 तक यहाँ पर आपको पटाखे यहाँ पर फोड़ सकते हैं। राजस्थान के अंदर वही गुरु पर्व पर 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। वही अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के संबंध में गृह विभाग अलग से यहाँ पर दिशा निर्देश जारी करेगा। आदेश में कहा गया है कि जिस शहर में कोई खराब है यहाँ पे उससे भी यहाँ पर खराब है तो वहाँ पर आतिशबाजी पर रोक रहेगी। वह सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रदूषण और कोरोना मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया था। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी सरकार दे रही यूपीएससी, जेईई और नीट एग्जाम की मुफ्त कोचिंग। उत्तर प्रदेश सरकार उन छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की पहल लेकर आई है जो जेईई मेन और नीट और यूपीएससी सिविल सेवा और यूपीएससी आदि जो प्रतियोगी परीक्षा उसकी तैयारी करना चाहते हैं। इसके लिए उम्मीदवार सीधे आधिकारिक वेबसाइट अभ्युदय.up.gov.in पर जाकर कोचिंग के लिए प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर आवेदन दर्ज करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों और अन्य यहाँ पर एक्सपर्ट्स को छात्रों को पढ़ाने के लिए नामांकित यहाँ पर किया है। कोचिंग के लिए चयनित होने पर उम्मीदवार को एक ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर करनी होगी। वह नीट उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 22 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। वह जेईई उम्मीदवारों के लिए 21 अक्टूबर को ये परीक्षा आयोजित होगी। वही सीडीएस और एनडीए उम्मीदवारों के लिए परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा है वो 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। वह यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो परीक्षा है वो यहाँ पर 26 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए कुछ खबरें इस दिन आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कुछ खबरें है। दरअसल जानकारी आ रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खाते में आने वाला है। वही सरकार के स्तर पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए सभी कार्रवाइयां यहाँ पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर माह के अंत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगा, इसलिए किसान अपने आवेदन की जानकारी को एक बार फिर से चेक कर ले। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये भेजती है। ये रुपये 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में किसानों के खाते में यहाँ पर भेज जाते हैं। हर 4 महीने में एक बार यहाँ पर 2,000 रुपये की किस्त भेज जाती है। वही देश भर में करीब यहाँ पर देश भर के 12 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार करे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई यहाँ पर जानकारी यहाँ पर उपलब्ध सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है। वही पीएम किसान योजना के लिए आप घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक किसान के पास खेत की यहाँ पर जो खेतनी है वो है, और उसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। सबसे पहले आपको जो आवेदक है उसको यहाँ पर pmkisan.nic.in पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें, वहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर अपना जो डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर कर आप इस योजना का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के योनो ऐप से बनवाइए किसान क्रेडिट कार्ड, मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन।
किसान क्रेडिट कार्ड केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम है जिससे किसानों को समय पर कर्ज मिलता है। इस स्कीम की शुरुआत साल 1998 में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को वक्त पर कम समय के लिए कर्ज मुहैया कराना था। इसकी शुरुआत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ने की थी। वहीं कोरोना काल के दौरान अब तक 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे किसानों को जारी किए गए हैं। ऐसे में इसका लाभ लेने वाले किसानों को आगे बढ़ने में बुनियादी मजबूती से मिलेगी। वही किसान क्रेडिट कार्ड में जो ब्याज दर है वो 2% से शुरू होता है, जबकि अधिकतम ब्याज दर 4% है। वही इस कार्ड से किसान को यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का लोन 4% के अधिकतम ब्याज दर पर आसानी से वो ले सकता है। भाई अगर आपका खाता SBI में है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए घर बैठे भी आप इसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको जो SBI का योनो ऐप है, योनो ऐप से में जाना होगा। वहां पर आपको एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर जाकर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासियों को मिलेगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। गुजरात से अयोध्या तीर्थ पर जाने वाले आदिवासियों को सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। ये ऐलान राज्य के पर्यटन मंत्री ने किया है। वही एक ऑफिशियल विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुजरात सरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा करने वाले प्रत्येक आदिवासी को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। वही पर्यटन मंत्री ने कहा है कि आदिवासी लोग सबरी माता के वंशज है और भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान सबरी माता से मिले थे। उनके वंशजों को अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वही गुजरात के पर्यटन मंत्री ने आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा शुक्रवार को आदिवासी बहुल डांग जिले में की। वही सुबरी गांव में मौजूद सबरी धाम में वहां के लोगों को यहाँ पर वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए सरकार 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा है कि आर्थिक मदद भी कैलाश मानसरोवर यात्रा, सिंधु दर्शन, श्रावण यात्रा के लिए भी यहाँ पर दी जाने वाली राशि के ही समान है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वही बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच और लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। वही मुख्यमंत्री चौहान ने यहाँ लाडली लक्ष्मी उत्सव यहाँ पर के दौरान ये संबोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा और यहाँ पर उनका सम्मान ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि नारी तुम केवल सदैव हो। ये भाव अगर मजबूत होगा तो यहाँ पर निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र में बिना प्रमोशन के नहीं होना पड़ेगा रिटायर। उद्धव ठाकरे सरकार ने पुलिस में पदोन्नति की नई नीति को दी है मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस कर्मियों को खुशखबरी दी। दरअसल सूबे की ठाकरे सरकार ने कनिष्ठ पुलिस कर्मियों को सहायक निरीक्षक या फिर उप निरीक्षक पदों पर पदोन्नति करने का निर्णय यहाँ पर लिया है, यानी इनको पदोन्नत करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। वही सरकार ने पुलिस पदोन्नति की जो नई नीति को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। वही अधिकारी ने बताया कि निर्णय को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंजूरी दी है, जिससे हवालदार और अन्य श्रेणी के 45,000 कर्मियों को लाभ होगा। वही राज्य सरकार ने गुरुवार को कहा है कि पहले एक हवलदार अपने पूरे जो कार्यकाल है उसमें एक ही पद पर रहता था। वह पदोन्नति नीति से हवलदारों की संख्या 37,861 से बढ़कर 51,210 से महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगी। वही सहायक पुलिस और उप निदेशकों की संख्या भी यहाँ पर 15,270 से बढ़कर 17,000 के आसपास हो जाएगी। वही एक अधिकारी ने कहा है कि अपेक्षा की जाती है कि किसी भी कर्मी को एक ही पद पर 10 वर्ष तक सेवा करने के बाद पदोन्नति यहाँ पर मिल जाए, लेकिन उस पदों की कमी के चलते कर्मी एक भी यहाँ पर पदोन्नति प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत्त हो जाता है। अब इस नीति के आने के बाद बात का बल का मनोबल है वो यहाँ पर इनका बढ़ जाएगा और दक्षता में भी यहाँ पर बढ़ती आएगी, दक्षता में भी बढ़ती आएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो लोन देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू की है नई सर्विस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत यहाँ पर की है। वही इस नई सर्विस के जरिए नए और पुराने जो ग्राहक है वो लोन ले सकेंगे। वही सिस्टम से पूरी तरह से बिना कागज के लोन यहाँ पर देने का काम होगा। वही ग्राहक होम और कार लोन जैसी सुविधा आसानी से पा सकेंगे। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें बैंक जाने या फिर उसकी शर्तों का मानना जरूरी नहीं होता है, बल्कि ग्राहक अपने हिसाब से समय और जगह का चयन कर सकते हैं। वही इस नए प्लेटफॉर्म पर जैसे कोई ग्राहक लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसकी जगह
यहाँ पर उसे दी गई जानकारी को चेक करने के बाद तुरंत यहाँ पर लोन को मंजूरी यहाँ पर दे दी जाती है। ये सारा काम ऑनलाइन और पेपरलेस होता है। वही पुणे स्थित अपने मुख्यालय में जारी एक बयान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने और उसे जारी करने के लिए किसी प्रकार की इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारा काम मशीन से यानी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर। भारतीय रेलवे में 2226 पदों पर हो रही है भर्ती, बिना लिखित परीक्षा की मिलेगी नौकरी। रेलवे में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे भर्ती सेल पश्चिमी मध्य रेलवे ने विभिन्न ट्रेड्स और यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए कुल यहाँ पर 2226 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती की खास बात यह है कि इन पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिना किसी परीक्षा की होगी। वह रेलवे द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। वही 10 नवंबर तक ये जारी रहेगी। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी पश्चिमी मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के लिए एग्जाम प्रिपरेशन फ्री कोर्स सब्सक्राइब नाउ की सहायता यहाँ पर ले सकते हैं। वह इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में यहाँ पर कुल मिलाकर 2226 पद भरे जाएंगे। ये नियुक्तियाँ डीजल मैकेनिक और वेल्डर और पेंटर मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और पंप ऑपरेटर, होटल क्लार्क और हाउसकीपिंग और वायरमैन समेत कई ट्रेड्स के लिए यहाँ पर ये भर्ती की जाएगी। इन पदों के आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही पोस्ट के अनुसार संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त यहाँ पर होना चाहिए। वह आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में OBC वर्ग के लिए 3 साल और दूसरों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष और दिव्यांग अभ्यर्थियों के 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी यहाँ पर परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। दरअसल इन पदों पर अभ्यर्थी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों के 10वीं के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। फिर शॉर्ट लिस्ट होते हुए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए हैं 15,981 नए मामले, 167 मरीजों की हुई है मौत। देश में कोरोना के नए मामलों में कभी उछाल आता है तो कभी से राहत मिलती दिखाई देती है। यही कारण है कि कोरोना वायरस पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर अभी भी डरे हुए हैं। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 15,981 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 167 मरीजों की मौत हुई है। वही कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,49,53,000 पार हो गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 2,01,000 एक्टिव केस है, जबकि 3,33,00,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वही अब देश में 4,51,000 से अधिक लोगों की मौत भारत में अब तक हो चुकी है। वे पिछले 24 घंटों में भारत में 8,36,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वही देश में अब तक 57,23,00,000 के आसपास लोगों को कोरोना वैक्सीन भारत में लगाई जा चुकी है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 67 मरीजों की मौत हुई है। वही जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई। केरल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में केरल में 8,867 नए मामले सामने आए हैं। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,149 नए केस सामने आए हैं। 29 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में हुई है। वही मृतकों की तादाद यहाँ पर 1,39,000 पार पहुंच चुकी है। वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 470 नए मामलों की पहचान हुई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु में 1 नवंबर से आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल खोलने को मिली है मंजूरी। तमिलनाडु राज्य में स्कूलों को खोलने और ऑफलाइन क्लासें लेने की तैयारी पूरी यहाँ पर कर ली गई है। हाल में ही राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल और किंडरगार्टन स्कूलों को खोलना इनको खोलने का यहाँ पर फैसला किया है। वह इन संस्थानों में पढ़ने और कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को टीके की सभी डोज लगाने के लिए कहा गया है। वही सभी कर्मचारियों को 1 नवंबर 2021 से पहले टीके की जो डोज है उनको लेने के लिए कहा गया है। वही सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी ट्यूशन संस्थानों को भी यहाँ पर शुरू कराने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। यानी इनको भी यहाँ पर ट्यूशन संस्थानों को भी शुरू करने का यहाँ पर सरकार ने निर्णय लिया है। वही सभी संस्थानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन के साथ साथ यहाँ पर शुरू करने का आदेश यहाँ पर जारी किया गया। वही तमिलनाडु सरकार ने हाल में ही कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया था। वही सरकार ने ये निर्णय विशेषज्ञ और अभिभावकों की राय के बाद यहाँ पर लिया है। वही सरकार ने राज्य में कोरोना गाइडलाइंस में ढील दी है। वह राज्य में मंदिरों को पूरे सप्ताह खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले केवल सोमवार से गुरुवार तक ही मंदिर को खोलने के आदेश थे। वही
17 अक्टूबर से आम जनता को समुद्र तट पर जाने की अनुमति यहाँ पर मिली है। वही 1 नवंबर से शादी समारोह में 100 लोग शामिल यहाँ पर हो सकते हैं। तमिलनाडु के अंतर्गत राज्य में 1 सितंबर से ही 9वीं से लगाकर 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। वही विशेषज्ञों ने सरकार के आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल और जो किंडर गार्डन है स्कूलों को खोलने के फैसले को यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर स्वागत किया। उनको कहना है कि संस्थानों के संचालन में सभी तरह की यहाँ पर सावधानियां बरती जाएगी।